हम लोग ज्योग्राफी का छठा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाओं का मतलब है उन क्रियाओं से जिसमें प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का उपयोग मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता है, बल्कि उनके परिवर्तित रूप का हम उपयोग करते हैं। उनके रूप को परिवर्तित करने के लिए उद्योग धंधों का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे उद्योग धंधे जिनके द्वारा क्रमबद्ध रूप से, योजनाबद्ध तरीके से, व्यवस्थित तरीके से विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग से निर्माण होता है, उन उद्योगों को भी निर्माण उद्योग के नाम से हम जानते हैं। और इन वस्तुओं को तैयार करने वाले उद्योग गौण या द्वितीयक व्यवसाय के रूप में जाने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इस बात को बताया गया है कि जैव विनिर्माण उद्योग चाहे जैविक या अजैविक किसी प्रकार के नए पदार्थों का उत्पादन करते हों, या रासायनिक या यांत्रिक पदार्थों का के रूप में परिवर्तित करते हों, चाहे यह कार्य स्वचालित मशीनों द्वारा संपन्न होता हो, चाहे यह कार्य किसी मनुष्य के, किसी कामगार के हाथों द्वारा संपन्न होता हो, लेकिन यह या किसी कारखाने द्वारा संपन्न होता हो, ये सब या उत्पादित वस्तुएं या तो थोक में बेची जाती हों या फुटकर में बेची जाती हों, यह विनिर्माण उद्योग का एक भाग है। आप जानेंगे इस बात को, आप इस बात को ध्यान में रखे हैं निश्चित रूप से कि भाई सबसे पहले जब औद्योगिकरण की शुरुआत नहीं होती थी तो हस्तशिल्प कलाकारों के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की उपयोगी वस्तुओं का निर्माण होता था। और उस काल में उपयोगी वस्तुओं का निर्माण काफ़ी धीरे धीरे होता था, क्योंकि हमारे पास मशीनें नहीं थीं। हाथ से वस्तुओं को बनाने में अधिक समय लगता था, गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को हम प्राप्त नहीं कर पाते थे, हमारी वस्तुएं उतनी आकर्षक नहीं होती थी और अपेक्षाकृत ये वस्तुएं काफ़ी महंगी भी होती थी। लेकिन जैसे ही औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन के स्तर में व्यापक परिवर्तन हुआ, बेतहाशा वृद्धि हुई। केवल उत्पादन के स्तर में ही वृद्धि नहीं हुई, बल्कि वस्तुओं गुणवत्ता और आकर्षकता में भी वृद्धि देखने को मिली। इसलिए हम कह सकते हैं विनिर्माण उद्योग हमारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में काफ़ी हद तक सफल रहे। विनिर्माण उद्योग भी कई प्रकार के होते हैं, छोटे प्रकार के विनिर्माण उद्योग, बृहद प्रकार के विनिर्माण उद्योग। छोटे प्रकार के विनिर्माण उद्योगों का मतलब होता है कि जिन उद्योगों में, विनिर्माण उद्योगों में कम लागत, कम पूंजी और कम श्रमिकों द्वारा उत्पादन का कार्य घरेलू स्तर पर होता है, वैसे उद्योगों को हम छोटे प्रकार के विनिर्माण उद्योग के बारे में के रूप में जानते हैं। लेकिन बृहद पैमाने का विनिर्माण उद्योग का मतलब है कि वह उद्योग जिसमें अधिक पूंजी, अधिक श्रम द्वारा अधिक से अधिक वस्तुओं का कम समय में उत्पादन होता है, वैसे उद्योग बृहद पैमाने के विनिर्माण उद्योग के रूप में जाने जाते हैं। बृहद पैमाने के विनिर्माण उद्योग की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहली विशेषता के रूप में यदि देखा जाए तो यंत्रीकरण। यंत्रीकरण का मतलब होता है कि उत्पादन के कार्य में यंत्रों का अधिक से अधिक प्रयोग, मशीनों का अधिक से अधिक प्रयोग। वैसे बृहद पैमाने के उद्योगों में यंत्रीकरण की प्रक्रिया का काफ़ी उपयोग होता है। यंत्र तंत्रों के माध्यम से ही, अर्थात मशीनों के माध्यम से ही उत्पादन के कार्य संचालित किए जाते हैं, जिससे वस्तुएं गुणवत्तापूर्ण और अधिक मात्रा में कम समय में प्राप्त होती हैं, और इसमें लागत भी कम होती है और उत्पादन भी काफ़ी अधिक मात्रा में होता है। उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है कौशल का विशिष्टीकरण एवं उत्पादन विधियाँ। विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े यंत्रों और हस्त विनिर्माण उद्योगों द्वारा कम लागत में अनेक उपयोगी वस्तुओं का विभिन्न उत्पादन विधियों के द्वारा तैयार किया जाता है। इससे एक व्यक्ति एक कार्य को करते करते दक्ष हो जाता है और वह अधिक दक्ष हो जाता है, इसलिए वस्तुओं की गुणवत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है आपको प्रौद्योगिकी नवाचार। प्रौद्योगिकी नवाचार का मतलब यह होता है कि उत्पादन के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के नवीन आविष्कारों का प्रयोग किया जाए। जो नवीन आविष्कार, जो नए शोध, जो नई वस्तुएं, युक्तियां बनाई जाती हैं, उनका उपयोग करके हम विनिर्माण उद्योग में अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को उत्पादित करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण। संगठनात्मक ढांचा एवं स्तरीकरण का मतलब होता है कि बृहद पैमाने के उद्योग का संगठन कैसे होता है। बृहद पैमाने के उद्योग का संगठन काफ़ी जटिल होता है। एक विशिष्ट संगठन इसके अंदर पाया जाता है। इसमें अधिक श्रम शक्ति और अधिक कह सकते हैं कि कम समय में कम लागत से अधिक उत्पादन काम किया जाता है। अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। इसका संगठन बृहद और जटिल होता है। अब हम जानेंगे विनिर्माण उद्योग के स्थानीयकरण की क्या प्रमुख विशेषता है, या विनिर्माण उद्योग का स्थानीयकरण से आप क्या समझते हैं। आप जानते हैं कि सभी उद्योगों को हर एक स्थान पर हम स्थापित नहीं कर सकते हैं। जिन उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ क्षेत्रों में आसानी से पाए जाते हैं, उन्हीं उद्योगों को हम उन क्षेत्रों में स्थापित कर सकते हैं। यदि हम बिना कच्चे पदार्थ को ध्यान में रखे उद्योग को स्थापित कर दें तो उद्योगों को हम आसानी से संचालित नहीं कर पाएंगे और काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। आप देखिए वैश्विक स्तर पर उद्योगों के वितरण को तो पूरे विश्व में दृष्टि डालने पर यह स्पष्ट होगा कि विश्व स्तर पर उद्योगों का वितरण समान नहीं है। कहीं आप देखेंगे
कि अधिक लोहा इस्पात उद्योग हैं, तो किसी क्षेत्रों में आपको सूती वस्त्र उद्योगों की अधिकता होगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण सबसे बड़ा है कि हर स्थान पर हम विनिर्माण उद्योगों को स्थानीयकरण नहीं कर सकते हैं। किसी भी उद्योग के इस प्रकार किसी विशेष क्षेत्र में केंद्रित होने की प्रवृत्ति को हम उद्योगों का स्थानीयकरण या स्थानीयकरण के नाम से जानते हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले अनेक कारकों की चर्चा होती है। सबसे पहले कारक के रूप में कच्चे पदार्थ की प्राप्ति। कच्चे पदार्थ के बिना हम उद्योगों को निरंतर संचालित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उद्योगों की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कच्चे पदार्थ हैं। कच्चे पदार्थ पर ही उद्योगों का संचालन संभव होता है। जो उद्योग कच्चे पदार्थ से जितना निकट होगा, उसमें यातायात का खर्च उतना ही कम होगा और उसमें आसानी से उत्पादन काम सुचारू रूप से चलते रहेगा। जैसे आप उदाहरण के लिए ले सकते हैं सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, शक्कर उद्योग, इन सब चीज़ों को देखो। जैसे अपने बिहार की स्थिति देखो, बिहार का पश्चिम चंपारण जिला में आप देखेंगे चीनी मिलें स्थापित है, शक्कर मिलें स्थापित है। सब क्यों स्थापित है चीनी मिलें? क्योंकि यहाँ पे जो किसान हैं काफ़ी अधिक मात्रा में गन्ने की खेती करते हैं और गन्ना का कच्चे पदार्थ के रूप में उपयोग इन उद्योगों में किया जाता है। उसके बाद दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है जिसका नाम है पूंजी की उपलब्धता। पूंजी के बिना दुनिया में कोई काम संभव नहीं है। उत्पादन के जितने भी साधन हैं, उन साधनों को जुटाने के लिए हमें पूंजी की पर्याप्त आवश्यकता होती है। यदि पर्याप्त पूंजी ना हो तो उत्पादन के साधनों को हम एकत्र नहीं कर पाएंगे, और उत्पादन के साधनों को एकत्र नहीं कर पाएंगे तो फिर हम उत्पादन के कार्य को नहीं कर सकते हैं, विनिर्माण उद्योग को स्थापित नहीं कर सकते हैं। शक्ति के साधनों की निकटता। शक्ति के साधन का तात्पर्य हमें है उन साधनों से जिनके द्वारा उद्योगों को संचालित किया जाता है। आज अधिकांश उद्योग देखेंगे विश्व पर तो कोयला आधारित शक्ति पर आधारित हैं, कोयला पर शक्ति पर आधारित हैं, क्योंकि कोयला एक भारी खनिज है जिसका उपयोग करके हम विभिन्न उद्योगों को संचालित करते हैं। आज इसका कारण देखो, आप भारत में देखा जाए तो भारत में जो झरिया है कोयला क्षेत्र, वहाँ कोयला की अधिक खाने हैं, इसलिए वहाँ पे आप देखेंगे तो लोहा इस्पात उद्योग केंद्रित है, क्योंकि उसे आसानी से शक्ति के साधन उन उद्योगों को संचालित करने के लिए हमें कोयला उपलब्ध हो पाता है। अगला पॉइंट आपका आता है परिवहन के साधनों की सुविधा। परिवहन के साधन के अभाव में हम न तो कच्चे पदार्थ को उद्योग धंधे तक पहुंचा सकते हैं, न श्रमिक आसानी से अपने उद्योग से अपने आवास पर आ जा सकते हैं, न बाजार से अपनी वस्तुएं ला सकते हैं, और न ही उन उत्पादित वस्तुओं को हम बाजार तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए उद्योगों को स्थापित करने के हेतु हमें उन चीज़ों पर परिवहन के साधनों पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि यातायात की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। फिर रेल परिवहन, सड़क, हर मार्ग से वह क्षेत्र जुड़ा होना चाहिए और परिवहन सस्ता होना चाहिए, तब जाके उत्पादन के कार्य को आसानी से चलाया जा सकता है। उत्पादित वस्तुओं को बेचने के लिए हमें बाजार की जरूरत होती है, इसलिए पांचवा पॉइंट आपका है बाजार की निकटता। उद्योग धंधे बाजार से निकट होंगे तो आसानी से उन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाएंगे। और बाजार क्या होते हैं? बाजार तो क्रय विक्रय का अड्डा होता है, जहाँ पे उपभोक्ता अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को खरीदता है तथा उत्पादक पर उन आवश्यकता की वस्तुओं को उन क्षेत्रों में, उन केंद्रों में बेचता है। इसलिए बाजार के नज़दीक जो उद्योग होंगे उनकी उन्नति काफ़ी तेज़ी से होती है, वे उद्योग काफ़ी अधिक लाभ प्राप्त करते हैं। आप विभिन्न प्रकार के उत्पादों को बाजार नज़दीक होने पर भेज करके कम समय में उसे उपभोक्ताओं तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है जलवायु। अनुकूल जलवायु और प्रतिकूल जलवायु। प्रतिकूल जलवायु में उत्पादन कम प्रभावित होता है, उत्पादन कम नहीं हो पाएगा, लोग अस्वस्थ हो जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर श्रमिक कहाँ से आएंगे? कौन मजदूरी करे? हमारे उद्योगों में काम करेगा? इसलिए अनुकूल जलवायु ही उद्योगों की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। इसलिए व्यक्ति जब स्वस्थ रहेगा तब जाकर के कार्य करेगा और वह उद्योग धंधा आसानी से चलता रहेगा। सस्ते एवं कुशल श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। आपने इसका अध्ययन वर्ग 9 में किया होगा। श्रम शक्ति के बिना उद्योग का संचालन संभव नहीं। कितना हुआ, जो औद्योगिकरण का युग है, इन औद्योगिकरण के युग में भी हम यह देखेंगे कि हर कार्य मशीनें नहीं कर सकती हैं। मशीनों को भी ऑपरेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमें श्रम की आवश्यकता पड़ती है, उन दक्ष हाथों की आवश्यकता पड़ती है जो दक्षता हासिल किए होते हैं उन मशीनों को ऑपरेट करने में, चलाने में। इसलिए जिन क्षेत्रों में सस्ते कुशल श्रमिक उपलब्ध होते हैं उन क्षेत्रों में उद्योगों को स्थापित करना बहुत ही आसान होता है और बहुत अधिक मात्रा में हम उन उद्योगों से लाभ अर्जित कर पाते हैं और उत्पादन बड़े पैमाने पर कर पाते हैं। सरकारी संरक्षण, अगला पॉइंट है सरकारी संरक्षण। सरकारी संरक्षण के अभाव में उद्योगों की स्थापना कर पाना संभव नहीं है, एक दिवा स्वप्न है, कल्पना है मात्र, क्योंकि सरकारी संरक्षण उद्योगों की स्थापना के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। सरकार के द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए कि लूटपाटी घटनाएं घटित न हो, उद्योग धंधे में काम करने वाले कर्मचारी सुरक्षित रहें तथा समय समय पर सरकार की ऐसी नीतियाँ हों जिससे उद्योग धंधों का विकास होता रहे, विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़े
और हमारे उद्योग धंधे फलते फूलते रहें। अभी आपने देखा इस वैश्विक महामारी क्रम में हमारे उद्योग धंधों को फलने फूलने हेतु कि हमारे उद्योग धंधे कैसे फलते फूलते रहें, उसके लिए वित्त मंत्री के द्वारा एक आर्थिक पैकेज की घोषणा भी की गई है। यही एक प्रकार का सरकारी संरक्षण है। अगला पॉइंट है आपका पूर्वारंभ का लाभ। जब किसी व्यक्ति द्वारा उद्योग धंधे किसी विशेष क्षेत्र में स्थापित किए जाते हैं तो उस उद्योग धंधे के फलने फूलने पर दूसरा व्यक्ति भी, नया उद्यमी व्यक्ति भी अपने अंदर इच्छा जाहिर करता है और वो सोचता है, अपने को दृढ़ बनाता है कि हम भी उद्योग धंधों को स्थापित करें, और इस प्रक्रिया से नई प्रतिस्पर्धा का जन्म होता है और नए लोग भी उस क्षेत्र में उद्योग धंधे को स्थापित करने की पहल करते हैं, जिससे उद्योग धंधों का तेजी से विकास होता है। अब हम जानेंगे स्थानीयकरण के क्या लाभ है। स्थानीयकरण के अनेक लाभ हैं। जब किसी स्थान पर कोई उद्योग विकसित होता है तो आसपास श्रमिकों को काफ़ी व्यवसाय मिलता है, इससे रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। आम उपभोक्ता वस्तुएं, आम लोगों को उपभोक्ता स्तरीय गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं प्राप्त होती हैं। विभिन्न प्रकार के रसायन, खाद, मोमबत्ती इत्यादि आसानी से हमें प्राप्त होते हैं। सूती वस्त्र इत्यादि की प्राप्ति हो पाती है। इसलिए उद्योगों का स्थानीयकरण से मनुष्य को अनेक लाभ होता है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नए नए आविष्कार और नई नई वस्तुओं के उत्पादन से मनुष्य का जीवन भौतिक सुख सुविधा से संपन्न हो पाता है। यह उद्योगों के स्थानीयकरण के लाभ हैं। उद्योगों के स्थानीयकरण के लाभ के साथ साथ इसकी कुछ हानियां भी हैं और इन हानियों का अध्ययन भी हम करेंगे। इसकी सबसे पहली हानि यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से सभी उद्योगों का एक स्थान पर केंद्रित होना उचित नहीं है। युद्ध के समय इसका स्थानीयकरण काफ़ी हानिकारक होता है। दुश्मन देश उन क्षेत्रों को टारगेट करके उन पे बमबारी कर देता है, उनको तबाह कर देता है, जिससे देश को बहुत बर्बादी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा इसके अन्य कारण भी हैं कि केंद्रीकरण के कारण जनसंख्या में उन क्षेत्रों में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है और उपभोक्ता स्तरीय वस्तुओं की कमी होने लगती है। इसका दूसरा हानि यह है कि यदि किसी कारणवश उद्योग धंधे जिन क्षेत्रों के लिए उद्योग धंधे केंद्रीकृत थे बंद हो जाएं तो उसमें अचानक से बेरोजगारी फैल जाती है, भूखमरी की समस्या आ जाती है, गरीबी चरम पहुंच जाती है, जिसको नियंत्रित कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम आगे दूसरे वीडियो में विनिर्माण उद्योगों के विभिन्न वर्गीकरणों की चर्चा करेंगे, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि भाई बृहद पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, तो विभिन्न प्रकार से इनका वर्गीकरण किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो को देख करके इससे लाभ उठाएंगे और इस लॉकडाउन की अवधि में जो मेरा निरंतर प्रयास रहा है कि आप लोगों की पठन पाठन को जारी रखा जाए, इसलिए मैं मैट्रिक, इंटर और 9th क्लास के विभिन्न विषयों से समय समय पर अलग अलग वीडियो के साथ उपलब्ध होता हूँ, इस विश्वास के साथ कि आप लोग इससे लाभान्वित होंगे। आप लोग इससे लाभान्वित ही केवल ना हो, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं फिर उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। आप लोग का सहयोग अपेक्षित है। बहुत बहुत धन्यवाद।